Hello students, welcome to all of you. Students, myself Ramesh Maurya. I have done my graduation from NIT Patna and today I am here as your physics teacher. Students, today we will discuss class 11th syllabus. Today only the introduction lecture. ठीक, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली वो क्लास 11th के जो इंट्रोडक्शन है ओनली अबाउट द चैप्टर्स. आज हम लोग ये जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, इनके बारे में. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे अभी तक आप जैसे क्लास 10th में थे, क्लास 10th से क्लास 11th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. ऐसे समझिए कि आप एक फेज से दूसरे फेज में आ रहे हैं. ठीक है, और यहाँ से शुरू होती है आपकी बहुत बड़ी जर्नी, और ये वो जर्नी है जिसमें आपके आगे चल के कॉलेज लाइफ भी डिसाइड होती है जब आप अच्छे से करते हैं. जैसे कुछ लोगों के लिए IIT वगैरह करना होगा, जिनको अदर किसी का मतलब जो गोल है उसको करना है, तो वो आपके यहीं से सारी चीज़ें बनना स्टार्ट होती हैं क्लास 11th से ही. ठीक है, तो सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आज हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लास जो सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितना है, उसके बारे में. ठीक है, अभी बाकी डिटेल की चीज़ें इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो क्लास 11th में जो आपके पास बुक है वो 2 बुक्स हैं. ठीक है, 2 बुक में दी गई है पूरा क्लास 11th का. पहली बुक जो है पूरी की पूरी मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स का मतलब ये है कि मेनली उसमें ब्लॉक्स के बारे में, उसके मोशन के बारे में, उसके एनर्जी के बारे में, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इन सब चीज़ों को जब डिस्कस किया जाता है, वर्क डन कितना हो रहा है, रोटेशन उसका क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें जिसमें इंक्लूड होती है वो पूरा मैकेनिक्स होता है. और मैकेनिक्स को विजुलाइज करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो दिखता है. मतलब सारी की सारी ऑब्जेक्ट सीइंग ऑब्जेक्ट है जो दिखेंगी. ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, वर्क डन हो रहा है, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी, तो थोड़ा सा विजुलाइज करना यहाँ पे आसान होता है. ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोग पहले तो सेक्शन देखेंगे कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं. तो सेक्शन फर्स्ट जो आपका है वो मैकेनिक्स है, और जो पहली बुक पूरी है पूरी की पूरी मैकेनिक्स ही है. ठीक है, वो आप देखो. तो फर्स्ट बुक में अगर हम बात करें सेक्शन 1 की, ठीक, सेक्शन फर्स्ट में हमें जो पढ़ना है वो पूरा का पूरा मैकेनिक्स का पार्ट है. ठीक है, मैकेनिक्स का पार्ट है. अब इसमें एक एक चैप्टर वाइज हम लोग देखते चलेंगे. जो इसका पहला चैप्टर है, जिसको आप पहला चैप्टर क्या उसको 0 चैप्टर कह सकते हो आप, जो आपका 0 चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जा सकती है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या अदर चीज़ों के बारे में बात करनी है. तो जब तक आपके मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी तब तक आप ये समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं कर पाएंगे. इवन ये भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. तो विदाउट मैथमेटिक्स आप फिजिक्स नहीं कर पाएंगे. इसलिए जो पहला चैप्टर जिसको हम 0 चैप्टर बोल रहे हैं ये वो है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स आपको बताई जाएगी. इवन यहाँ पे एक नई 11th और 12th में मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है कैलकुलस. इसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पोर्शन पढ़ा जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स के लिए. ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, मैथमेटिकल टूल में. ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 0 चैप्टर्स में. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, बेसिक चीज़ें आपको आती हैं. जो मेनली कैलकुलस है उसको हम आपको रिवाइज करवाएंगे, पढ़ाएंगे थोड़ा सा. इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका जो है स्टार्ट होता है. एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में समझना, जानना, क्या होता है, कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ना. तो हमारा जो पहला चैप्टर है बहुत बेसिक बनाया गया है, फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, ये आपका कौन सा है, फिजिकल वर्ल्ड. ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे थ्योरीज कैसे डेवलप होती हैं, इनके बारे में. ठीक, इसमें जो दूसरा चैप्टर है रियल फिजिक्स आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है. जो सेकंड चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे अगर हम आपसे कहें वेलोसिटी बताओ किसी ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकंड है, आप केवल 10 लिख के आ जाओगे तो आपके आंसर में बहुत बड़ा मतलब चेंज आ सकता है. अब कोई उसको मीटर पर सेकंड समझेगा, कोई इसको किलोमीटर पर आवर समझेगा, तो बहुत चेंज आ जाता है. इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट होती है. तो सबसे पहले इसीलिए आप देखो कि जब फिजिक्स का बताया गया, इंट्रोडक्टरी सारी चीज़ें बताई गई, तो सबसे पहले यूनिट पढ़ाया जाता है. यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट. आपसे यूनिट के बारे में पढ़ा जाएगा. डायमेंशन क्या होता है आपको हम बताएंगे कि हमारे पास
जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके टर्म में हम किसी भी यूनिवर्स की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनकी पावर के फॉर्म में, उन्हीं को डायमेंशन कहते हैं। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और मेजरमेंट, आप जानते हैं फिजिक्स में कोई भी चीज़ आती है तो उसका मेजरमेंट तो किया ही जा सकता है, तो जब मेजरमेंट कर सकते हैं तो उसको कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग मेजरमेंट में पढ़ेंगे। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर है ये आपका है ऐसा चैप्टर जो आप इसके पहले भी कई बार पढ़ चुके हो, स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसको 1D मोशन भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसमें स्ट्रेट सीधे जाना होता है, इसमें कहीं पर भी 2 डायमेंशन नहीं होता। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ एक्स वाई जेड मिला करके 3 डायमेंशंस होती हैं। अगर कोई भी एक डायमेंशन केवल यूज कर रहा है तो उसको 1D बोलते हैं, 2 डायमेंशन यूज कर रहा है, 2 एक्सिस पे चल रहा है तो 2D होगा, और अगर 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस को मेजर करना पड़ रहा है उसको, उसकी वैल्यू को मेजर करने के, वो 3 डायमेंशन होता है। तो आपका जो थर्ड है वो आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप इन स्ट्रेट लाइन, इसको नॉर्मली अगर हमें लिखना हो तो हम सीधे 1D मोशन लिखते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है, इतना लंबा लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको आप 1D मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। इसके बाद 4th नंबर पे आता है, क्योंकि आपने 1 डायमेंशन पढ़ लिया तो 2 डायमेंशनल मोशन आता है, क्योंकि आपके यहाँ 3D का नहीं है, ठीक है, 1D और 2D पढ़ना है। तो दूसरा आ जाता है मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो 2D मोशन होता है। मतलब ये हो गया कि इस वाले चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन की तरफ जो चल रहा है वो पढ़ेंगे। इसमें क्या हो गया, जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है, कोई इधर ऐसे चल रहा है, ये हमारा 2D का मोशन होगा, क्योंकि इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। कोई ऐसे चल रहा है इस प्लेन में तब भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन या ऐसे स्ट्रेट लाइन चल रहा है किसी एक्सिस के अलोंग तो वो क्या होगा, आपका 1D मोशन माना जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर। तो ये हमारा हो गया 4th चैप्टर, ठीक। अभी मैकेनिक्स ही आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट बुक की। इसके बाद अगर हम बात करें 5th चैप्टर की, जो 5th चैप्टर्स का है, ठीक है। डायरेक्ट मोशन इन ए प्लेन में 2 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि कभी कभी एक चैप्टर के अंदर भी कई चैप्टर्स इंक्लूड कर देते हैं। जब आप कभी कुछ वैसे बुक्स पढ़ेंगे जिनमें थोड़ा अलग होता है तो उसमें दोनों अलग अलग चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ना है ये 2 हैं। एक पार्ट आपका वेक्टर पढ़ोगे, वेक्टर के बारे में, और दूसरा पार्ट आप पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वेक्टर तो आपको पता है कि मतलब हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो वेक्टर फॉर्म हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक्चुअल में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेट ना फेंक किसी एंगल पे फेंको तो उसकी जो ये ट्रेजेक्ट्री बनती नहीं है उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, बस उसका नाम है, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। 5th जो चैप्टर है आपका है, क्योंकि मोशन के बारे में पढ़ लिया तो इसके बाद आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में है, वो बाद में हम बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके यहाँ जो लिखा जाता है वो लॉज ऑफ मोशन लिखा जाता है, लेकिन इसको हम लिख दे रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM, ठीक है। NLM के नाम से भी बोल देते हैं। इसमें भी 2 पार्ट हैं, 2 क्या वैसे हैं तो मेनली 3 पार्ट हैं, बट मेन 2 पार्ट हैं। एक तो हम लोग फोर्स का पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा फ्रिक्शन का पार्ट पढ़ते हैं। एक्चुअल में जब कभी कभी कुछ आप स्टैंडर्ड ज़्यादा जैसे होता है कि 12th की छोड़ करके आप जैसे HC वर्मा पढ़ेंगे या किसी अदर जो वैसे राइटर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स बना दिए जाते हैं, ताकि इनकी जो, क्योंकि ये बहुत डिटेल की चीज़ें हैं तो इनको एक साथ समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए जो इनको अलग अलग बांट दिया जाता है। बट क्योंकि बोर्ड के लिए इतना ज़्यादा होता नहीं, इसलिए इन्होंने दोनों को एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर जो 6th नंबर चैप्टर आपका है, क्योंकि आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसमें सर्कुलर मोशन भी आ जाता है। सर्कुलर मोशन यहाँ और यहाँ दोनों जगह पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है आपकी, ठीक। 6th जो चैप्टर है ये वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन के बारे में है, ठीक है। तो आपका जो 6th चैप्टर है ये वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन, ठीक है।
वर्क पावर एनर्जी आप जानते हो कि किसी पे फोर्स लगा है, कितना वर्क डन हो रहा है, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और इस दूसरा पार्ट इसका है कोलिजन के बारे में, जिसमें क्या होता है जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, टकराते हैं, तो उनके एनर्जी में क्या चेंज आता है, उनके वेलोसिटी पे क्या चेंज होता है, कैसे कैसे केसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आपका किसमें आता है, वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, जितने भी मैकेनिक्स के पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 आपका 7th चैप्टर है, ये आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ध्यान रखना, आप देखो यहां से जितने चैप्टर्स हैं सब में, जितने पार्ट है सब में दो दो चैप्टर्स को इंक्लूड करके छोटा किया गया है, क्योंकि बोर्ड है तो इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन जब आप IIT वगैरह के लिए करते हैं तब ये पूरे सेपरेट चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जब करेंगे तो डिटेल में एक एक चैप्टर वाइज ही करेंगे, ऐसे करके पूरा। ठीक है, वहां पे मेंशन करते चलेंगे आपका, बट यहाँ पे हम आपको पूरा बता रहे हैं कि क्या आपके बोर्ड में है और क्या क्या उसमें इंक्लूड है। तो इसमें जो आता है 7th नंबर आपका है, यह है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसको कभी कभी रिजिड बॉडी मोशन भी बोल देते हैं, बट रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है, क्योंकि किसी बॉडी की मोशन को उसका सेंटर ऑफ मास ही गवर्न करता है। तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ पे होता है सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। प्लस रोटेशनल मोशन में मतलब होगा जैसे कोई बॉडी जब रोटेट, क्योंकि अभी तक तुमने लीनियर पढ़ा, लेकिन जब कोई घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, या जैसे आपने देखा जब गाड़ी चलती है तो उसके व्हील्स क्या होते हैं, वो रोल करते हैं, तो उनमें क्या लगाएं, क्योंकि उसका क्या होता है आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या करते हैं, उनको हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका एक लास्ट चैप्टर और बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 8, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन ये वो चैप्टर है, ठीक है, ये सिंगल पूरा चैप्टर है, ये न्यूटन ने ही पूरा, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ जो है उसी के बेस पे इसमें यही देखना है कि दो मासेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कितना होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद जी की वैल्यू क्या होती है, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है। फिर इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई सैटेलाइट घूमता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये आपका ग्रेविटेशन में। तो आप देखो ये आपकी जो है फर्स्ट बुक पूरी है, जितने आपने इसमें लिखे हुए हैं चैप्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे इसमें सेकंड बुक के बारे में, कि सेकंड बुक में क्या क्या आते हैं। देखना फर्स्ट बुक में तो इतनी चीज़ें हैं, सेकंड बुक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब उसमें कई सेक्शन है। ये तो एक सेक्शन में पूरा आ गया मैकेनिक्स में, लेकिन सेकंड बुक में छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसको रफ कर दें। और सेक्शन 2 ये आपकी पूरी फुल बुक हो गई फर्स्ट। अब हम लोग जो है सेकंड बुक स्टार्ट करते हैं और उसमें सारे सेक्शन वाइज देखते चलते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन सेकंड है, ठीक है, सेक्शन सेकंड है, ये आपका है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है देखना, ध्यान रखना, इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं। मैटर की प्रॉपर्टी में, मैटर तो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं, तो वही आपको समझना है, क्योंकि यहाँ तो गैस की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, उसको बाद में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड कर लेते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का पढ़ना है। तो जो आपका जैसे वहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए थे हमारे, 8 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, 9 चैप्टर से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका 9 चैप्टर है। और 9 चैप्टर आपका है जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब इसके बाद फ्लूइड का भी आएगा। सॉलिड में क्या होता है, जैसे आप देखो इसको खींचो अगर, तो ये क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये क्यों बढ़ता है, कितना होता है, क्या चीजें हैं। इसके बाद आपने देखो जैसे रबर वगैरह खींच के छोड़ दो तो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, क्यों करता है, उसका रीजन क्या है, वो सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। इसके बाद 10th नंबर का है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ
फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग मेनली लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यहाँ पे गैस के बारे में नहीं चलेंगे, लेकिन जितने लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज गैसेस में भी सेम रहती है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें दो पार्ट है अगर हम बात करें। एक को बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, कहीं कहीं आपको अलग मिलेगा पूरा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में हम लोग जो बेंट फोर्स होता है, ठीक, प्रेशर कितना अप्लाई करता है, बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब को जो है इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसमें जो है दो तीन, कभी कभी आप देखो कुछ बुक्स में इनको भी अलग अलग कर लेते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टीज मेन है, एक विस्कोसिटी है जो फ्रिक्शन ही होता है, और दूसरा आपका होता है सरफेस टेंशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो मच्छर होता है वो पानी की सरफेस पे बैठ जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्यों बैठता है, किस वजह से वहां रुका रहता है, जबकि लिक्विड में तो डूब जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है इस प्रॉपर्टी में ही आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। इसमें कभी कभी एक तीसरा भी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ उसको आप थर्मल में लेके चलो ज्यादा, क्योंकि वहां पे थर्मल की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका सेक्शन थर्ड है। ठीक, सेक्शन आपका जो थर्ड है वो आपका है प्रॉपर्टी ऑफ, ये आपका हो जाए थर्मल। ठीक है, थर्मल के बारे में पढ़ेंगे, या थर्मोडायनेमिक्स से समटाइम्स इसको डिवाइड कर दे, बट थर्मल साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल में क्या होता है, 3 चैप्टर्स हम लोग लेंगे। एक 11th नंबर चैप्टर आपका है जो हमने बताया भाई थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत बेसिक है। इसमें हमें यह पढ़ना है कि हीट वगैरह को कैसे ट्रांसफर, जैसे आपने देखा होगा किसी मेटेलिक, जैसे ये मेटल का अगर हो, एक साइड से आप गर्म करो इसको तो दूसरे साइड हीट पहुंच जाती है, तो उनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। आप जैसे पानी गर्म करते हो तो वाटर गर्म करते समय क्या होता है, आप तो जो हीट है वो सिर्फ उसके सरफेस नीचे साइड में देते हो, ऊपर वाला वाटर कैसे गर्म हो जाता है, वहां तक हीट कैसे आई, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी पार्ट आपने देखा सन के थ्रू जो है रेडिएशन, लाइट जो है वो कितने लाखों किलोमीटर जो है जहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है, उसके थ्रू जो है लाइट पास होके आती है, इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आती है, वो कैसे ट्रेवल करती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारा हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद 12th नंबर आपका है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है, एक्चुअल में ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग हीट का वर्क में कन्वर्जन, वर्क का हीट में, इंटरनल एनर्जी में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और प्लस ये भी पढ़ेंगे कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कोई चीज़ का कन्वर्जन हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम वाटर को जो है हीट करके कुछ बनाना चाह रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं कहीं, तो उनका कन्वर्जन क्या होता है। इवन इसी में हम लोग इंजन का जो प्रोसेस होता नहीं, कैसे जैसे आपके बाइक या कार के इंजन जो वर्क करते हैं, उनमें मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहीं से समझेंगे। थोड़ा सा आपके यहाँ पे जो फ्रिज होती है, रेफ्रिजरेटर, उसके भी थोड़े से प्रोसेस को समझाएंगे कैसे काम करता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर आपका है, नेक्स्ट चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी बोलते हैं। आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सुना होगा। जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाते हैं, कैसे, ये जो है उनकी वैल्यू क्या होती है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसके बाद सेक्शन 3 आपका ओवर। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 आपका जो है वो ऑसिलेशन एंड वेव के लिए जाना जाता है। ठीक, ये आपका है ऑसिलेशन एंड वेव। इसमें भी आप देखो नाम से ही समझ रहा है, दो चैप्टर्स हैं, उन्हीं दोनों को पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग 14 नंबर चैप्टर है ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, ऑसिलेशन एक्चुअल में इसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, जिसको एसएचएम के नाम से दिया। जैसे आपने देखा होगा कि एक पेंडुलम है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो उसके पाथ को प्रूफ करना कि एसएचएम क्या होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, स्प्रिंग कोई ब्लॉक हो उसको खींच छोड़ दो, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगता है ना,
उसके बारे में ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वाले चैप्टर में। इसके बाद इसका लास्ट जो चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर है, वो आपका है वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन। इसको थोड़ा सा आपने शायद पीछे भी थोड़ा सा पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि वेव मोशन आपने देखा होगा, रस्सी को अगर एक साइड बांध दो और यहाँ से ऐसे पल्स प्रोड्यूस कर दो तो ऐसे ऐसे करके वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। वो क्या होता है एक्चुअल में, एनर्जी के ट्रांसफर का मोड होता है। हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करेंगे कई मोड्स हैं, उनमें से एक ये भी है, और ये हम जब पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे भी कैसे ये एक एनर्जी ट्रांसफर का मोड है। ठीक है, वो सारी चीज़ हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो आप ये देखो जरा, ये सेकेंड बुक का पूरा जो है सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप क्लियर। तो 2 बुक में आपको पढ़ना है 11th, एक पहली बुक मैकेनिक्स और दूसरी बुक में 3 सेक्शन है और तीनों में आपके ये चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स आपके 15 है और इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। हाँ, हम स्टार्ट करने से आप पहले कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बहुत कम सिलेबस में था। आप ये समझिए कि जितना आप 10th में टोटल पढ़ते थे उतना अकेले समझ लो, अगर रियल में पढ़ा जाए तो अकेली आपके 11th की फिजिक्स है, इतनी ही केमिस्ट्री है और इतनी ही मैथमेटिक्स है। अब ऐसे में अगर आप लापरवाही करोगे तो एक प्रॉब्लम ये जरूर है कि आपके लिए फिर ये लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे 10th में, जो लोग अभी 11th में आए उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट के 2-3 महीने में भी अच्छे से तैयारी कर ली 10th में, तो उनके अच्छे परसेंटेज आ गए 10th में बोर्ड एग्जाम में भी। लेकिन 11th में ये गलती में या इस भ्रम में मत रहना कि आप लास्ट के 2-3 महीने जैसे वहाँ पे लापरवाही कर गए और यहाँ सोचो कि यहाँ भी करके हम कर लेंगे। तो ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और पता चलता है 11th में बहुत कम स्कोर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, वो अपने स्टाइल से ही पढ़ते रह गए और उसी स्टाइल की वजह से ही लास्ट में क्या हुआ कि इतने बड़े सिलेबस को समेट पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये आपके अंदर एक क्वालिटी अब डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे हमें पूरे सिलेबस को समराइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप देखते हो कि 11th में भी आपके यहाँ बहुत मतलब अच्छे बच्चे जो है स्कोर करते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नॉर्मली अगर आप सोचो कि पूरा लेके बैठ जाओ, समंदर जैसा सिलेबस है उसको पढ़ना स्टार्ट करो, कोई इधर पढ़ रहा है कोई उधर पढ़ रहे हो, पता नहीं चल रहा किधर से स्टार्ट करे किधर ख़त्म कर रहे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है शिव खेड़ा, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, आप समझना इस चीज़ को। उन्होंने कहा था कि ग्रेट पीपल्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आप बात को समझना मेरे, ग्रेट पीपल्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब क्या था? उनका कहने का मतलब ये कि जो महान लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, बस उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। और आपको यही समझना है कि आपको अगर मान लीजिए किसी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पे इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको वो तरीका चेंज करना पड़ेगा। और अभी स्टार्टिंग में अगर इन चीज़ों को आप एनालाइज करके समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लापरवाही कर गए तो फिर वही होगा कि लास्ट में 11th आपका उतने अच्छे से तैयार नहीं होगा। और आपको बता दें कि 11th एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप IIT देना चाहते हैं, चाहे आप नीट देना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस रहना। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि 11th जो है हमारा वो बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं, ठीक है, तो चलो ठीक है मस्ती मस्ती में काट देंगे, लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। तो वो काम मत करना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पोर्शन आपके जब 12th के बाद आप कोई भी कंपटीशन दोगे तो वहाँ पे आता है। और इवन ये भी बता दें कि कभी कभी 12th में ऐसे केसेस मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जहाँ पे 11th के भी जो मतलब पोर्शन है वो इंक्लूड किए जाएंगे, वहाँ पे लगेंगे। तो पता चला कि आपकी जो 11th है पूरा तो डमाडोल है, ख़त्म है।
तब फिर आपको 12th में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम स्टडी में घुस जाओ, निकलो ही नहीं, इतना भी नहीं करना है कि पता लगे कि 11th में ही फ्रस्ट्रेट हो गए और 12th तक जाते जाते सब गड़बड़। मतलब ये मेरे कहने का है कि आप थोड़ा सा एक मतलब कंटिन्यूटी अपने अंदर बनाओ। पर डे पढ़ने की कोशिश करो, 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, जितना आप पढ़ पाओ, जितना दे पाओ वो ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेहनत करोगे अपनी तरफ से, और हम भी आपके लिए वेल विशेस देते हैं कि आप लोग अच्छा करो, जो भी जितना भी हो पाए आप अच्छा करना अपनी तरफ से। फिलहाल हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे अपनी तरफ से, बीच बीच में आपको चीज़ें बताएंगे, स्ट्रेटजीज बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो फिलहाल हमने आपको पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया, आज इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, जिसमें मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम फिजिक्स में आएंगे। ठीक, तो फिलहाल स्टूडेंट्स आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।